हेलो दोस्तों, अनवी की कहानियों में एक बार फिर से स्वागत है। तो सुनते हैं आज की कहानी। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंची तो निकुंज निवास के आगे भीड़ लगी थी। लोहे का बड़ा सा दरवाज़ा बंद था, पर उसमें बड़ा छोटा सा गेट खुला हुआ था। सुबह दूध वाले ने आकर वहीं बाहर लगी घंटी बहुत देर तक बजाई, पर जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वह छोटे गेट से अंदर बरामदे तक आ गया। एक घंटी वहाँ भी थी। दूध वाले ने वहाँ भी घंटी बजाई, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसने ड्राइंग रूम के अंदर पर्दे की झिल्ली हटाकर देखी की कोशिश की। कोई और दिन होता तो वह बाहर से ही वापस लौट चुका होता, परंतु कल घर के मालिक ने खुद आकर 7 लीटर दूध का ऑर्डर दिया था और कहा था कि बहुत मेहमान आएंगे तो ज़्यादा दूध की आवश्यकता होगी। अंदर झांकने में वह सफल रहा, पर नज़ारा दिल दहला देने वाला था। साहब कुर्सी पर पैर ऊपर रखकर थर थर काँपते रहे बैठे थे, ऐसे होशे आवाज़ खो चुके थे। और मेम साहब नीचे ज़मीन पर पड़ी थी। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, शायद वह जीवित ही नहीं थी। दूध वाला फौरन छोटे गेट से बाहर निकल आया और उसने पड़ोस वाले मिश्रा जी के घर की घंटी बजाकर उन्हें स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बिना आवाज़ लगाए झांक कर देखा तो दूध वाला सच बोल रहा था। फौरन कुछ पड़ोसियों को एकत्रित करके मिश्रा जी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने तक तो बहुत भारी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। पुलिस के अंदर जाकर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने पर कुछ ही मिनट में दरवाज़ा खुल गया। पुलिस की पूछताछ में जो सामने आया वह यह था कि 6 महीने पूर्व ही राकेश और तारा इस घर को खरीद कर इसमें रहने आए थे। उनके विवाह को 4 वर्ष हुए थे। अभी कोई संतान नहीं थी। दोनों ही पड़ोस में किसी से बात नहीं करते थे। पड़ोसियों ने प्रारंभ में घनिष्ठता बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन रूखी सी मुस्कान के अतिरिक्त कोई उत्तर नहीं मिला। सामने पड़ने पर औपचारिक हाय हलो के अतिरिक्त किसी से बात नहीं होती थी। यह मकान 2 वर्ष तक बंद रहा था। उससे पहले जो परिवार यहाँ रहता था, उनकी युवा बेटी ने आत्महत्या कर ली थी, यही एक कमरे में। उसके बाद वह परिवार यहाँ से कहीं और चला गया। अंततः कोई उस मकान को खरीद भी नहीं रहा था। ऐसे में राकेश को यह मकान कम दामों में मिल गया था और उसने इसे खरीद लिया था। पड़ोसियों के अनुसार पति पत्नी के संबंध मधुर नहीं थे। झगड़े की आवाज़ अक्सर ही वहाँ से आया करती थी। तारा की मृत्यु के बारे में राकेश ठीक से कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसके गले में निशान थे, जिससे पता चल रहा था कि किसी कपड़े से गला घोंटकर उसे मारा गया है, परंतु कपड़ा गायब था। राकेश के अनुसार जब वह सुबह करीब 5:30 बजे पानी पीने उठा था तो उसने तारा को इसी तरह पड़े देखा था। उसने हिलाया डुलाया, तब समझ आया कि वह नहीं रही। पुलिस द्वारा पूछने पर कि मेहमान कौन से आने वाले थे, राकेश का जवाब था दूध वाले से ऐसा बोलने के लिए तारा ने कहा था। वह कोई सरप्राइज़ देना चाहती थी। जैसे ही सूचना मिली, दोनों के परिवार भी वहां पहुंच गए। तारा के घर वाले राकेश पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। राकेश के घर वाले मानने को तैयार नहीं थे वह ऐसा कर सकता है। सबकी सुइयां हालांकि राकेश की ओर जा रही थी। केस जल्दी ही सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। संजय एक जाना माना नाम था। इस तरह के उलझे हुए केस की तह तक पहुंचने में उसकी ही मदद ली जाती थी। जब से केस उसके हाथ में आया, लोग केस सुलझने की उम्मीद करने लगे। जब तारा की डायरी संजय के हाथ में लगी तो राकेश और भी फंसता नजर आया, क्योंकि उसमें रोजाना के झगड़ों का जिक्र था। वहीं तारा ने आत्महत्या की बात लिखी थी तो कहीं कुछ और। ऐसा ही हत्या से 2 दिन पहले तो उसने राकेश से जान का खतरा ही लिख दिया था। आखिरी पेज पर जब संजय ने यह पढ़ा कि राकेश से 7 लीटर दूध क्यों बोला दूध वाले को, मेरी क्रियाकर पर लोग इकट्ठा होने वाले हैं, तो उसका माथा ठनका। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। राकेश से ने सख्ती से पूछताछ की गई, परंतु उसका कहना यही था कि मेरी ऐसा बोलने को तारा ने ही कहा था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि घर में कई दफ़ा अजीब अजीब आवाज़ भी सुनाई देती थी। तारा को घर में आत्मा के साय की आशंका भी होती थी। राकेश ने बताया कि आवाज़ें तो उसे भी सुनाई देती थी, पर इस बात पर संजय ने विश्वास नहीं किया। उसने राकेश से पूछा कि तारा डायरी में हर बात लिखती थी, तो उसने डायरी में ये बात क्यों नहीं लिखी। इस पर राकेश ने बताया, तारा को मैंने कभी डायरी लिखते नहीं देखा। वो डायरी लिखती थी या तो मुझे आपसे पता चला है, राकेश ने हैरानी से कहा। संजय ने डायरी निकालकर राकेश को दिखाई। डायरी पिछले 5-6 महीने से लिखी जा रही थी। जब राकेश ने डायरी देखी तब उसने वो डायरी तारा की राइटिंग होने की बात नहीं की। उसके अनुसार डायरी की लिखावट तारा की थी ही नहीं। एक बार तो संजय चकराया, फिर उसने तारा की हैंड राइटिंग दिखाने के लिए कहा। उसे डायरी के अतिरिक्त घर में तारा के हाथ से लिखा कुछ भी नहीं मिला। राकेश ने कहा, वह सारे काम लैपटॉप और मोबाइल से किया करती थी।
मैंने उसे घर पर कुछ लिखने कभी नहीं देखा था। संजय ने पूछा, फिर तुम कैसे दावा कर सकते हो कि राइटिंग उसकी है भी या नहीं? राकेश, क्योंकि शादी से पहले उसने कुछ पत्र मुझे लिखे थे और एक बार हमारी जोरदार लड़ाई हुई तो गुस्से में उसने खुद ही सब पत्र फाड़ डाले थे। संजय ध्यान से उसके चेहरे को पढ़ रहा था। लिखावट तारा की है या नहीं यह साबित करना मुश्किल नहीं था उसके लिए, पर राकेश जो कह रहा था उसमें क्या थोड़ी भी सच्चाई है? राकेश ने आगे कहा, इस डायरी से तो ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते बेहद ख़राब थे, जबकि ऐसा नहीं है। हम लड़ते बेशक थे, पर प्यार भी हम एक दूसरे से बहुत करते थे। राकेश ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तारा की माँ को भी डायरी दिखाई गई तो उन्होंने भी लिखावट तारा की होने से इनकार कर दिया। आगे की पूछताछ में तारा की माँ ने से पता चला कि तारा की एक गहरी दोस्त थी जो अक्सर उससे मिलने आती थी और तारा उसके स्वभाव से बहुत प्रभावित थी। उसका नाम शीतल था, पर तारा का फ़ोन खंगालने पर पता चला कि उस नाम से उसके मोबाइल पर कोई नंबर सेव ही नहीं था। राकेश को उसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि कुछ महीने पहले उसकी दोस्ती नीलम नाम की किसी लड़की से हुई थी। वह दोनों अक्सर मिलती जुलती थी, पर राकेश तक कभी नहीं देखा था। उसने कभी देखने की इच्छा जाहिर भी नहीं की थी, ना ही तारा ने स्वयं कभी दिखाया था। लेकिन उसने यह अवश्य बताया था कि नीलम बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। उसे फ़ोटो खिंचाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राकेश बार बार डायरी उठाकर लिखावट पहचानने का प्रयास करता रहा। अचानक याद आया, ऐसी लिखावट तो माया की भी थी। माया उसकी पुरानी महिला मित्र थी, परंतु वह निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकता था। माया से रिश्ता खत्म हुए 5 साल हो गए थे। तारा से बात पक्की होते ही राकेश ने माया के पत्र और उससे जुड़ी हर निशानियां मिटा दी थी, पर उसकी मोती जैसे खूबसूरत लिखावट उसे रह रहकर आज भी याद आ रही थी, जो कि डायरी वाली लिखावट से हूबहू मिल रही थी। उसने संजय को बताना उचित समझा। संजय को जैसे ही यह पता चला, उसने फिर से सीसीटीवी फुटेज राकेश को दिखाई। शाम के करीब 5 बज रहे थे। एक लड़की गली में दिख रही थी। हालांकि उसने अपना चेहरा काफ़ी हद तक ढक रखा था। चाल ढाल से राकेश को वह माया ही लगी। सामने वाली पड़ोसन ने भी पूछताछ में बताया कि उन्होंने कल किसी को आते हुए देखा था और फुटेज वाली लड़की अक्सर ही तारा के पास आती थी। माया अब कहाँ है, इसके बारे में राकेश को कुछ भी पता नहीं था, परंतु उसके बारे में बाकी सब कुछ उसने संजय को बताया। करीब 6 बरस पहले उसकी मुलाकात माया से हुई थी। उसका बिंदास स्वभाव राकेश को भा गया। धीरे धीरे दोस्ती बढ़कर प्यार में बदल गई। राकेश ने उसे जीवन संगनी बनाने का फैसला भी कर लिया था, पर फिर कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि माया सही लड़की नहीं है। उसका उठना बैठना आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ था। वह स्वयं भी छोटी मोटी वारदात में नियुक्त रहती थी। राकेश का दिल टूट गया। उसने फौरन रिश्ता समाप्त करने का फैसला ले लिया था। माया ने बहुत मनाया, बहुत समझाया, खुद को बदलने की बात भी की, पर राकेश नहीं माना। कुछ दिन बाद घर वालों ने ही उसके लिए तारा का रिश्ता चुना। 6 महीने रिश्ता तय रहा। इस दौरान ही तारा ने राकेश को कई पत्र लिखे थे। शादी के बाद माया के बारे में राकेश ने तारा को कुछ भी नहीं बताया, पर उनके बीच सब ठीक ठाक था। तारा को ही किसी ने इस सस्ते दाम पर मिलने वाले घर के बारे में बताया था और राकेश ने इसे खरीद लिया। पता नहीं कैसे उसे माया के बारे में पता चला। तब से झगड़ा शुरू हो गया। यहाँ शिफ्ट होने से पहले तारा अधिक मिलनसार भी थी और पिछले पड़ोस के लोगों से उसके अच्छे रिश्ते भी थे। माया का आपराधिक रिकॉर्ड होने से की वजह से संजय को उस तक पहुंचने में अधिक वक्त नहीं लगा। पड़ोसियों ने तारा की सहेली के रूप में उसकी पहचान भी कर ली थी। जब पूछताछ की गई तो सारी साजिश की जिम्मेदार वही निकली। इस सब के पीछे राकेश से बदला लेने का ही उसका मकसद था। पिछले 4 वर्षों में उसका सारा ध्यान राकेश और तारा की हर गतिविधि पर रहा। 3 साल तक वह खामोश रही, लेकिन पिछले 1 साल में उसने तारा से जान पहचान करके दोस्ती कर ली। यह मकान भी उसी ने दिलवाया था, क्योंकि वह ऐसी जगह उन्हें रखना चाहती थी जहां सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी ना हो। तारा की ऐसी पट्टी पढ़ाई कि उसने किसी और से दोस्ती ही नहीं की। नीलम बनकर तारा को माया
और राकेश के रिश्ते के बारे में नमक मिर्च लगाकर खूब भड़काया और बताया कि माया उसकी रूममेट थी कॉलेज में और राकेश से मिली। धोखे के बाद वह सब छोड़ कर चली गई और राकेश द्वारा लिखी हुई चिट्ठियाँ भी उसने ही फड़वा डाली। तारा राकेश की लिखावट पहचानती थी और उसके बाद ही गुस्से में उसने अपनी लिखी चिट्ठी फाड़ डाली, या कह सकते हैं ऐसा करने के लिए नीलम ने उसे भड़काया था, क्योंकि वह तारा की लिखावट के सबूत मिटाना चाहती थी। उस घर किसी की छाया होने का भ्रम भी उसने इसलिए पैदा किया कि उसने कभी कभी रिकॉर्ड की हुई सांसों की आवाज़ और कुछ अन्य आवाज़ भी शामिल थी। इस सिलसिले में वह उसकी मददगार भी बन रही थी। दूध वाला 7 लीटर दूध इसलिए लाया था कि भूत भगाने में जिस घर में पूजा रखवाई थी और राकेश के लिए यह पूजा सरप्राइज थी। यह सब योजना बनाकर एक दिन पहले शाम को राकेश के घर पहुंचने से पहले वह प्रसाद नाम पर नशीली खीर दे गई थी और खाना खाने के बाद राकेश और तारा ने वह खीर खाई थी। दोनों गहरी नींद में सो गए। उस दिन वह घर में ही छुपी रही। रात को तारा को खींचकर हाल में ले आई जिससे राकेश की नींद न खुले। अपने ही दुपट्टे से उसका गला घोंटकर मोबाइल से सारे सबूत मिटा दिए। मोबाइल फ़ोन से वह नंबर मैसेज सब कुछ डिलीट कर दिया। तारा की दराज में डायरी रखी, फिर बाहर आकर सुबह की प्रतीक्षा करने लगी। 5:30 बजे जब राकेश का नशा टूटा तो उसे प्यास लगी। तारा अब बगल में नहीं थी। उसे लगा बाथरूम में होगी। पानी लेने वह बाहर आया तो उसकी चीख निकल गई। उसने हिलाकर देखा तो डरकर कुर्सी पर ही खुद को समेट कर बैठ गया। यह सब माया ने बाहर से देखा था। जब रोशनी के साथ सड़क पर चहल पहल शुरू हो गए तो चुपचाप छोटा गेट खोलकर निकल गए। उसने पूरी कोशिश की कि सत्या का इल्ज़ाम राकेश फंस जाए और सजा पाए, जिससे उसका बदला पूरा हो सके, पर ऐसा नहीं हो सका। बड़े से बड़ा अपराधी कोई ना कोई सबूत ज़रूर छोड़ देता है और वह उसके साथ भी हुआ और वह पकड़ी गई। तो दोस्तों, कैसी लगी है स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा।